Hello students, once again I am with you with chapter agriculture. In this slide you can see maize. I have already explained this crop. So now today I am going to explain pulses. What is pulses? India is the largest producer and consumer of pulses in the world. भारत जो है दाल के मामले में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी माना जाता है. दाल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उगाई जाती है और कंज्यूमर के रूप में उसका उपयोग भी हम सबसे ज्यादा करते हैं. पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. एक व्यक्ति जो कि शाकाहारी है, शाकाहारी भोजन की श्रेणी में दाल जो है एक प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत मानी जाती है. मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, जिसे हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम. Pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restores fertility. Pulses जो हैं रोटेशन में लगाई जाती हैं, मतलब मेन क्रॉप्स के साथ साथ जो बीच में समय बचता है उस समय में किसान अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ता है और उसमें वो पल्सेस का उत्पादन करता है. तो इससे क्या रहता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है. मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. ये मेजर पल्सेस स्टेट हैं. ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, काफी सारे अनाज के बारे में, काफी सारी फसलों के बारे में पढ़ा. अब हम देखेंगे इसके अलावा और कौन सी क्रॉप्स होती हैं. एक है शुगर केन, ईख गन्ने के नाम से जिसे हम जानते हैं. इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिकल क्रॉप और सब ट्रॉपिकल क्रॉप के रूप में भी जानी जाती है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. गन्ने की खेती के लिए जो एक श्रेष्ठतम तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच का तापमान अच्छा रहता है और जो बारिश है वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होना जरूरी है. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स. अलग अलग तरह की वैरायटी की जो मिट्टी रहती है उसमें इसको आसानी से उगाया जाता है. नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. इसको लगाने से लेकर काटने तक बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील. अगर हम विश्व में देखें तो ब्राजील का पहला नंबर है. ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि आप जानते हैं गन्ने से शक्कर बनाई जाती है. और इंडिया का जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर आता है. अब ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपको कि शुगर केन प्रोड्यूसर में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में कौन सा कंट्री है, तो यहाँ आप इंडिया का नाम लिखेंगे. शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंड, सारी एंड मोलासेस. शुगर केन जो है आप जानते हैं इससे शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, खंड सारी जो है गुड़ का ही एक प्रकार है. ये सब शुगर केन से बनाए जाते हैं. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. हमने प्रीवियस स्लाइड में भी स्टेट्स देखे थे, यहाँ पर कुछ स्टेट्स और इसमें ऐड हो गए. आप नीचे देखेंगे पिक्चर में कि शुगर केन जो है गन्ना, आप सबने वैसे देखा होगा, गन्ने के खेत देखे होंगे, किस तरीके से गन्ना यहाँ पर उगाया जाता है. ऑयल सीड्स, ऐसे बीज जिनसे तेल जो है निकाला जाता है. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया. भारत में जितना भी कृषि एरिया है, जितने पे फसल उगाई जाती है, उसका 12% ऐसा एरिया है जिसपे सिर्फ ऑयल सीड्स की ही खेती की जाती है. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर. भारत में मुख्यतः कौन से तरह के जो तेल हैं उनका उत्पादन किया जाता है. फर्स्ट है ग्राउंड नट आप सब जानते हैं. मूंगफली, मूंगफली का तेल भी होता है ना. तो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप्स एंड अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. गुजरात जो है सबसे ज्यादा मूंगफली यहाँ पर उगाई जाती है और मूंगफली से जो तेल निकाला जाता है उसमें भी गुजरात का फर्स्ट नंबर है. मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, इज अ रबी क्रॉप है. फिर सीसम, तिल का तेल है, इज अ खरीफ क्रॉप्स इन द मंथ ऑफ रबी इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वहां पर जिस तरीके से हम मूंगफली का तेल उपयोग में लाते हैं वो लोग तिल का उपयोग उनके डेली के उसमें भी यूज करते हैं. कैस्टर ऑयल है, कैस्टर सीड्स,
इट इज ग्रोन एज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप। लिनसीड ये भी रबी क्रॉप है। इसके अलावा कोकोनट है, नारियल का तेल, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो मेन फूड क्रॉप्स हैं। इसके अलावा भी जो ऑयल सीड्स हैं उनका जो हमारे यहाँ ग्रोइंग होता है एग्रीकल्चर के रूप में, ये मेन उसके अंदर आते हैं। नीचे आप देखेंगे मूंगफली भी देख रहे हैं आप, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ये सब किस तरीके से खेत से निकाली जाती है और उसके बाद मशीनों की सहायता के माध्यम से इनसे तेल निकाला जाता है। अब टी, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में जो चाय का चलन या चाय की जो शुरुआत हुई वो अंग्रेजों के द्वारा हुई, ब्रिटिशर्स के द्वारा हुई। और ये सबसे ज्यादा आपका जो बेवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थों में सबसे ज्यादा भारत में चाय ही पी जाती है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी प्लांटेशन के लिए आपको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। इसके साथ आपको मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए, ऐसी मिट्टी जो ड्रेन्ड सॉइल हो, मतलब जिसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो, उसमें जो ह्यूमस की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। पूरे वर्ष चाय ऐसा है कि कोई सीजन नहीं होता, चाय तो व्यक्ति रोज पीता है और पूरे समय इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए एक फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, जो क्लाइमेट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। चाय उत्पादन जो है उसमें उसको एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री माना जाता है। सबसे ज्यादा श्रमिक, सबसे ज्यादा मजदूरों की जरूरत चाय के उत्पादन में ही रहती है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आसाम में देखते हैं आप, टी गार्डन्स बहुत ज्यादा है, दार्जिलिंग में भी है। तो यहाँ पर जो सीढ़ीनुमा खेत पर टी प्लांटेशन या टी कल्टीवेशन किया जाता है, तो टी की बहुत टेंडर लीव्स होती हैं, बहुत नाजुक पत्तियां होती हैं, जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक तोड़ना पड़ता है। इसलिए इसको एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा श्रमिक लगते हैं उन पत्तियों को तोड़ने के लिए। आप देख रहे हैं पिक्चर में कुछ मजदूर हैं जो उस चाय की पत्तियों को तोड़ रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि इतनी सारी चाय का उत्पादन होता है तो उसमें कितने ज्यादा लेबर लगते होंगे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर टी कल्टीवेशन, की चाय उत्पादन संबंधी जितनी भी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है वो आपको 5 पॉइंट में लिखनी रहेगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको नोट्स के माध्यम से लिखें भी और इसको याद भी कर लें। सेकंड है कॉफी। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी। चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में चाय का चलन ज्यादा है, तो पूरे विश्व की जो है 4% कॉफी जो है इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और भारत में जो कॉफी है वो पूरे विश्व में एक अच्छी क्वालिटी की कॉफी के रूप में भी जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली बॉट फ्रॉम द येमन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये जनरली कहाँ से कल्चर आया था? येमन कॉफी एक बहुत फेमस कॉफी है और उसी के बाद से इंडिया में भी कॉफी का उत्पादन शुरू हो गया। दिस वेराइटी इज ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। और ये जो कॉफी हमारे यहाँ बनती है येमन कॉफी, इसकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड है। इट्स कल्टीवेशन वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इज द कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बाबा बुदान हिल्स करके एक जगह का नाम है, यहाँ पर मेन ये माना जाता है कॉफी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में भी कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ भी आप देखेंगे किस तरीके से कॉफी कल्टीवेशन है, कैसे एक अपने को फल के रूप में या बीज के रूप में कॉफी नजर आ रही है। और दूसरे में आप देखेंगे कि ये कॉफी सीड, कॉफी के बीज हैं, मतलब इसके बाद इसको क्रश करके कॉफी बनाई जाती है। And in this slide, we can see the next topic, meaning of horticulture. So what do you mean by horticulture? Horticulture, the branch of plant agriculture dealing with garden crops, generally fruits, vegetable and ornamental plants. ये इसमें जिस तरह से फलों की या सब्जियों की जो खेती की जाती है एक बगीचे के अंदर, उससे हम प्लांट लगा लगा के, छोटे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। द वर्ड इज डिरीव्ड फ्रॉम द लैटिन हॉर्टस।
ये जो शब्द है हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिसमें हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन एंड कॉलर टू कल्टीवेट, कॉलर का मतलब होता है उगाना। तो ये हो गया कि जब गार्डन में जो चीजें उगाई जाती हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। एज ए जनरल टर्म इट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ गार्डन मैनेजमेंट, बट इन ऑर्डिनरी यूज इट रिफर्स टू इंटेंसिव कमर्शियल प्रोडक्शन। इस तरीके से तो हम देखें जितने गार्डन में मैनेजमेंट किए जाते हैं इस तरीके से, वो सब हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जहां हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल करते हैं उस टर्म को हम किस नाम से जानेंगे? हॉर्टिकल्चर। इन टर्म्स ऑफ स्केल horticulture falls between the domestic gardening and field agriculture through all form of cultivation naturally have close link। जिस तरीके से गार्डन में हम, अब हमारे घरेलू में भी बगीचे में हम रोजमर्रा में सब्जियां लगा सकते हैं, और हम इसको बिजनेस लेवल पर जो है कल्टीवेशन के माध्यम से बड़े फील्ड पर एग्रीकल्चर, जैसे आप देख रहे हैं एक बड़ा सा डोम लगा है ऊपर ट्रांसपेरेंट, और नीचे बहुत तरह के उन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं जो कि डेफिनेटली वेजिटेबल्स और फ्रूट से रिलेटेड रहेंगे। तो इसको हम दोनों ही स्थितियों में कर सकते हैं। I think it's enough for today. Tomorrow we will continue with this one. Till then, thank you very much.